हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ। और चूँकि मैं हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ तो एक डेप्थ जो है कवर करने की कोशिश की जाती है, जिससे आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे और अलग अलग एग्ज़ाम्स को टारगेट में करने में आसानी होगी। ठीक है, उन एग्ज़ाम्स में अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, अगर आप पीजीटी दे रहे हैं या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं, ऑनर्स या प्रोग्राम कुछ भी हो, तो भी आप देख सकते हैं वीडियोस। इतनी डेप्थ कवर होती है कि ऑनर्स तक आपका चल जाएगा। तो ये वीडियोस आप देखिए, और अगर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है कि आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, कि आपको अगर नेट की तैयारी करनी है या बीए के लिए भी अगर आपको चाहिए, सजेशंस चाहिए कि आपको बुक पढ़नी, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक किस किताब से पढ़नी चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। या फिर हमारा चैनल है और ग्रुप भी है, हिस्ट्री विद अमोद कुमार। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं या ग्रुप में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ये पीपीटी भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। जब हम ये वाला पूरा टॉपिक जो है कर लेंगे, ये पूरा यूनिट हम ट्रांजिशन 18th सेंचुरी का कर लेंगे, तो मैं ये वाला पीपीटी जो है वो आपके लिए ग्रुप में डाल दूँगा। अभी के लिए हमने ये देखा है कि हमने इसका फर्स्ट सेक्शन जो है पढ़ लिया है, जिसमें हमने मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन को देखा था और उसमें हमने अलग अलग व्यूज़ की बात की थी और उन व्यूज़ को एक्सप्लेन किया था। इसमें एक चीज़ रह गया था कि मैंने आपको ये नहीं बताया था, जो रूलर्स, वीक रूलर्स की हमने बात की थी। तो अब देखेंगे कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या पीजीटी के एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है सवाल कि आप इन रूलर्स को क्रोनोलॉजिकली सजाइए। अब क्रोनोलॉजिकली सजाने के लिए आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि कौन सा रूलर्स किसके बाद आया, और अगर आप थोड़ा बहुत उनके कामों को याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको सजाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है, आप इस लिस्ट को एक बार देख लेंगे। आप ऑन योर ओन ये आप देख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपसे कहीं पर भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है ये। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? आज के लेक्चर में जो रीजनल पावर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हिस्टोरियंस ने कहा था कि जो मुग़ल एम्पायर है उसका डिक्लाइन नहीं हुआ था, ये डार्क एज नहीं था, पीरियड ऑफ क्राइसिस नहीं था, बल्कि नए नए सक्सेसर स्टेट्स जो है इवॉल्व हो रहे थे, इससे ब्रेकअप हो रहे थे मुग़ल एम्पायर से। जो पैन इंडियन एम्पायर था मुग़ल्स, उससे एक ब्रेकअप का जो है ये काल अवधि है, टाइम पीरियड है। इसके बाद अगर इन रीजनल पावर्स को हम 3 भागों में अगर बांटें, यूजुअली 2 भागों में बांटते हैं, सक्सेसर स्टेट्स और फिर इंडिपेंडेंट किंगडम्स, या फिर जो बाई प्रोटेस्ट या फिर जो अगेंस्ट द मुग़ल एम्पायर इवॉल्व हुए थे, उनको 2 कैटेगरीज में डालते हैं। हमने यहाँ पर 3 कर दिया है आपके लिए, जो कैटेगरीज हैं इसको हमने 3 कर दिया है आपको पढ़ने के लिए जो है आसानी हो इस वजह से। पहला जो है आप देखेंगे कि पहला सक्सेसर स्टेट्स है, सेकंड आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स है, जो प्रिंसिपैलिटीज़ पहले से एग्जिस्ट करती थी, और जो थर्ड है वो आपका न्यू स्टेट्स है, कि इस समय नए स्टेट्स का गठन हो रहा था, उनके बारे में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसको डिस्कशन में लाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कि आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का जो गठन है
जो रीजनल किंगडम ऑफ बंगाल है उनकी गठन जो है किसने किया था, मुर्शिद कुली खां। इस तरह से आपका एक या हो सकता है कभी मिलान करने के लिए पूछ दिया जाए, बंगाल, अवध, मैसूर, ये सब आपका दिया हुआ रहा एक तरफ, और एक तरफ मुर्शिद कुली खां, सादत खान, ये सब जो है आपका दूसरी तरफ दिया हुआ रहे, और इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाए कि आप मिलान करिए कि कौन से स्टेट को किसने गठित किया था। तो इतनी बात आपको करने के बाद एक इस स्थिति में होंगे कि आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आप उसको मिलान कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और पहले हम सक्सेसर स्टेट्स देखते हैं। तो सक्सेसर स्टेट्स अगर आप देखें तो कैसे होते थे, जैसे देखिए कि ये हम एक इंडिया का रफ मैप ले लेते हैं। मैं आपको रफ मैप से पढ़ाता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं उनको पता है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि मैं मैप वैप बना के फिर पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये आप देखिए इस तरह से एक रफ मैप बना लीजिए, देख लीजिए कि ऐसा मैप है। जस्ट इमेजिन कि इंडिया है हमारा, ऊपर का नहीं बनाएंगे हम, कि जो रेलेवेंट है उतना ही बनाते हैं। तो आप देखिए कि इधर कहीं दिल्ली है, और इस दिल्ली का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे खो जाता है इस रीजन पे, अवध रीजन पे, बंगाल रीजन पे, और देन आप साउथ में भी देखेंगे हैदराबाद रीजन पे। अब इन रीजन्स को जो कंट्रोल खो रहे थे, ये बेसिकली क्या था कि जो एक मुग़ल इम्पीरियल अथॉरिटी है, कि पहले ये डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते थे इनसे, वो अब डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं। इनका क्या है कि अब ऐसा है कि सिस्टम इनका ऐसा हो गया कि जो वहाँ का क्या होता था बेसिकली, तो ये जो स्टेट्स थे ये एक इम्पीरियल अथॉरिटी से अलग हो रहे थे। अलग होने की प्रक्रिया में क्या है कि ये इस वाले रीजन से इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे थे, पर क्या है कि वो डायरेक्टली वैसा नहीं कह रहे थे कि हम अलग हैं इनसे। इनिशियली क्या होता था कि वो ऐसा करते थे कि वो जो मुग़ल एम्पायर होता था उसके नाम पे ही सब कुछ करता था, पर वर्चुअल इंडिपेंडेंस पहले स्थापित करता था। देन क्या है कि वो एक फॉर्मल इंडिपेंडेंस भी अपना लेता था, ठीक है। तो अब देखिए कि इन स्टेट्स में सबसे पहले सक्सेसर स्टेट्स हम डील कर रहे हैं, और सक्सेसर स्टेट्स में जो है सबसे पहले हम बंगाल को देखते हैं। तो बंगाल आप देखिए कहाँ पर है, ये रीजन आप देखिए इस रीजन में। और बंगाल मतलब कहने का ये मतलब नहीं है कि जो आज का बंगाल है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बंगाल आज का जो है वो बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था, उसके बाद का बंगाल है, ठीक है। और बंगाल 1905 में ही फर्दर आप देखेंगे 1971 में भी जो है डिवीज़न हुआ था। तो अब उसके हिसाब से 1947 में 71 में जो डिवीजन्स हुए थे, उसके बाद फाइनल बंगाल हमारे यहाँ है। और उससे जो है बंगाल से आप देखेंगे कि बिहार और उड़ीसा भी उसी से निकला हुआ है। तो अब आज का जो बंगाल है वो बहुत छोटा है, उसके मतलब कई गुना ज़्यादा बड़ा बंगाल उस समय हुआ करता था, सूबा हुआ करता था। तो बंगाल का जो इंडिपेंडेंस है उसका श्रेय जो है वो मुर्शिद कुली खां को जाता है। अब देखिए मुर्शिद कुली खां हैं, ये क्या होता था कि एक नजीम और एक दीवान का ऑफिस हुआ करता था, ठीक है। मतलब ये होता था कि जो नाजिम होता था वो बेसिकली हेड होता था, जिसको ये रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ भेजता था, जो मुग़ल एम्पायर था वो। और जो दीवान होता था वहाँ का, आप देखिए यहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, जो दीवान होता था वो वहाँ का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखता था। तो क्या हुआ कि जो मुर्शिद कुली खां है उसने 1717 में ये देखा कि दोनों पोस्ट एक साथ ये होल्ड कर रहा था, और उन दो पोस्ट को होल्ड करने की वजह से क्या है कि बहुत पावरफुल बन गया। और पावरफुल होने के साथ साथ क्या हुआ कि जो इन दो इंस्टीट्यूशन के थ्रू मुगल्स यहाँ से चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करते थे। चेक्स एंड बैलेंसेस कहने का मतलब कि जो हेड ये नियुक्त करते थे और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था, उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट की जाती थी, जो कि यहाँ से रेगुलेट होता था, मुगल्स के द्वारा रेगुलेट होता था। और इनके द्वारा रेगुलेट होने के कारण क्या है कि उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रहती थी हमेशा। और उन कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इसलिए रहता था क्योंकि वो उन दोनों को यहाँ अपना अपना वर्चस्व जो है दिखाना था। तो इसलिए जो अब दोनों पोस्ट को एक जगह कंबाइन कर दिया गया, तो ये बहुत पावरफुल हो गया मुर्शिद कुली का, ठीक है। 1717 में ये होल्ड करता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि अब बंगाल जो है बाकी के एरियाज़ में आप देखेंगे कि 1717 की बात चल रही है, तो ये
औरंगजेब की डेथ के बाद है, और औरंगजेब के टाइम में ही एक क्राइसिस का सिचुएशन स्टार्ट हो गया था। ऊपर हमने देखा है, आप देखेंगे जागीरदारी क्राइसिस है ना, मनसब में क्राइसिस देखने को मिलता है, और एग्रेरियन क्राइसिस देखने को मिलता है, फिर रिवोल्ट्स देखने को मिलता है, जाट्स वगैरह के, अफगान्स के रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब मुग़ल औरंगजेब के टाइम में ही होता है। लेकिन अब देखिए क्या है कि इस समय ऐसा सिचुएशन हो गया है कि सारे एरिया से रिवेन्यू नहीं आ रहे हैं। रिवेन्यू सरप्लस क्या होता है कि आप अगर 100 किलो खा रहे हैं और 120 किलो उगा रहे हैं, तो 20 किलो जो है ये सरप्लस है। तो आप देखिए कि ये एक हमेशा से सरप्लस एरिया रहा है। जो बंगाल का एरिया है वो हमेशा से एक रिवेन्यू सरप्लस एरिया रहा है। तो इसलिए यहाँ एक मतलब यहाँ की जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। तो अब देखिए कि इसके बाद जो मुर्शिद कुली खान की डेथ के बाद अलीवर्दी खान जो है वो उसका समय आता है। आप देखेंगे कि अलीवर्दी खान आप 1757 के मूवमेंट के आसपास आप देखिए, उस समय एक वर्चुअल ब्रेक हो जाता है मुग़ल एम्पायर से इनका, ठीक है, और रेगुलर फ्लो भी मुग़ल एम्पायर का यहाँ से रुक जाता है। तो अब देखिए कि इस तरह से जो बंगाल है वो अलग हो जाता है ना, और अलग होने के पश्चात क्या है कि वो एक अलग सूबा के रूप में डेवलप होता है। और आप देखेंगे आगे चल के कि ब्रिटिश एम्पायर के बारे में जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये एक अलग सूबा के रूप में और एक मेजर जो रिसोर्स का एरिया है वो उभर के सामने आता है। नेक्स्ट हम अवध के बारे में जानते हैं। अवध का जो श्रेय जाता है इस्टेब्लिश करने का वो सादत खान को जाता है, और इसी को बुरहानुल मुल्क कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी आ जाए टर्म तो ये मत कंफ्यूज मत होना कि सादत खान कौन है और जो बुरहानुल मुल्क है वो कौन है। तो दोनों एक ही व्यक्ति है, उसको बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी बेसिकली, ठीक है। और क्यों दी गई थी, अब देखिए कि ये ऐसा हुआ था कि इसको उस पर्टिकुलर रीजन में एक रिबेलियन को क्रश करने के लिए भेजा गया था, ठीक है, अवध में। लेकिन वहाँ जाकर इसने क्या किया, वहाँ जाकर रिबेलियन तो क्रश किया ही, और इसका सोशल बेस भी उसने बढ़ा लिया वहाँ पर। और सोशल बेस बढ़ाने का मतलब कि वहाँ के लोगों से जान पहचान और मतलब जीने मरने के तौर तरीके वहाँ के लोगों को जान गया, और वहाँ के लोग भी इससे घुल मिल गए, ठीक है। तो एक इस तरह का क्या है कि नेक्सस जो है वो डेवलप हो गया इनके बीच। और इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। आप देखेंगे नादिर शाह कौन था, ये अफ़गान जो है लुटेरा था बेसिकली, और ये इंडिया है। और इसी टाइम पीकॉक थ्रो और वो क्या कहते हैं हमारा जो कोहिनूर है वो यहाँ से उड़ा के ले गया, ठीक है, लाल किले से उड़ा के मतलब यहाँ से लूट के ले गया। और इसी समय क्या होता है कि जो बुरहानुल मुल्क है ये इससे कुछ वादा करता है और उसको चकमा दे के निकल जाता है, ठीक है। और इस गम में बेचारा क्या है कि ये जहर खा के मर जाता है। आप देखेंगे, हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं इतना ही बताता हूँ और डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि जो सफदरजंग है उसका अपॉइंटमेंट होता है। सफदरजंग फर्दर जो है कंसोलिडेशन इनका करता है पावर का, ठीक है। रूलर्स का बेसिकली आप ध्यान रखिए थोड़ा बहुत, कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ देता है। उसके बाद हम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं। अगर एक एक स्टेट का पढ़ाऊँ तो आप समझ लीजिए कि एक टाइप के सक्सेसर स्टेट्स पढ़ाऊँगा तो इसको 1 घंटे लगेंगे कराने में। बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम हैदराबाद को देखते हैं। हैदराबाद जो स्टेट है, आप देखिए इसी में आप देखिए हैदराबाद इस वाले रीजन में कहीं है। और हैदराबाद जो स्टेट है वो उसको फाउंड करने का श्रेय जो है वो चीन कुली खान को जाता है, ठीक है, चीन कुलिच खान को। इसी ने निजामुल मुल्क असफ जहाँ वन का टाइटल जो है वो अपनाया था, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कभी भी कि ये दोनों अलग व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति हैं, अलग नहीं हैं। अब इसने क्या ऐसा किया था कि इसकी इंडिपेंडेंस से किसी को कोई एतराज़ नहीं था। देखो क्या है कि बाकी लोगों से भी एतराज़ था, लेकिन क्या होता है कि आप देखेंगे कि अब कैसे ऐसा हो गया कि पहले क्यों नहीं हो रहा था ये सब। अब देखिए 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, और इसके बाद आप देखिए अगर आप ये क्रोनोलॉजी देखेंगे तो देखिए 1707 से लेके देखिए कि अच्छा ये 12 है, 22 नहीं है। जहांदार शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फ़ारूक सिया, रफ़ीउद्दौला, इसने शाहजहाँ 2 की टाइटल जो है ली थी। उसके बाद मोहम्मद शाह है। अब देखिए कि यहाँ तक आप देखिए 1719 तक
करीब करीब 12 सालों में 6-7 रूलर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि एक पूरा एक अनस्टेबल ये टाइम पीरियड रहा है, और यही वो टाइम पीरियड है जहाँ से आपसे वो बार बार सवाल पूछते रहते हैं कि क्रोनोलॉजिकली सजाइए रूलर्स को। ठीक है, क्योंकि उसके आगे पीछे भी एक लंबे गैप आता है, लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड है बहुत जल्दी जल्दी रूलर्स चेंज हो रहे थे। तो इस वजह से आप देखेंगे कि वो एक पीरियड ऑफ टर्मोइल है। अब देखिए कि जो आप देखेंगे कि जो और ये जो पीरियड है, ये जो सैयद ब्रदर्स है, सैयद ब्रदर्स कौन थे? इनको किंग मेकर बोला जाता है इंडिया में। अब किंग मेकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उन सब लोगों को सत्ता पर बिठा देते थे जिनको ये चाहते थे। अब ऐसा तो अब जिनसे इनको फ़ायदा था उनको ये हमेशा सपोर्ट करते थे। आपको पता होगा कि मुग़ल कोर्ट जो है फैक्शंस में बटा हुआ था। जो मुग़ल नोबिलिटी थी उसमें ईरानी, तुरानी और इंडियन मुसलमान, इंडियन हिंदू, जो राजपूत प्रिंसेस थे, उनके ऐसे ऐसे फैक्शंस में बटे हुए थे कोर्ट। अब फैक्शंस में बटे हुए थे तो उसमें कॉन्स्पिरेसी और काउंटर कॉन्स्पिरेसी चलेगी कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और इस तरह से। अब आपको पता है कि एक रूलर मरता था तो दूसरा रूलर बनने के लिए लंबा जो है वो चलता था, इनका वॉर ऑफ सक्सेशन चलता था कि भाई हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे, क्योंकि एक डेफिनेट लॉ नहीं था। हमने पीछे के लेक्चर्स में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो पीछे जाके आप लेक्चर देखिए। आपकी यहाँ जो है कोई एक डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि हाँ बड़ा बेटा ही राजा बनेगा या छोटा बेटा राजा बनेगा। इस तरह का कोई प्रैक्टिस जो है इनके अंदर, मुगल्स के अंदर नहीं थी। इस वजह से जब भी कोई मुगल रूलर मरता था एक वॉर ऑफ सक्सेशन उभर के आता था। तो इस वॉर ऑफ सक्सेशन को सैयद ब्रदर्स ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया और ये किंग मेकर के रूप में उभरे। अब किंग मेकर के रूप में उभरे तो क्या होता है कि मोहम्मद शाह को भी इवन इसने हटा दिया था। अब मोहम्मद शाह को हटा दिया तो मोहम्मद शाह परेशान था। तो इसने क्या किया कि इनको मार डाला। सैयद ब्रदर्स को इसने निज़ामुल मुल्क की मदद से मार डाला, और इसी का इसको एडवांटेज मिला। एक होता है ना कि आप विश्वास किसी भी रूलर का वो ग्रहण कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए क्या होता है कि ये एक विश्वासी व्यक्ति था चिनकिलिज खां, क्योंकि इसने उसकी हेल्प की थी मोहम्मद शाह की सैयद ब्रदर्स को किल करने के लिए, मारने के लिए। अब इसी वजह से इसको वजीर अपॉइंट कर दिया गया था। ठीक है, अब वजीर अपॉइंट करने के बाद क्या होता है कि ये डेक्कन की तरफ कूच करता है और मुरविज खां को वहाँ हराता है। और मुरविज खां वहाँ का सूबा का जो है वो था, उसको क्या बोलते हैं, सूबादार था, जिसको आप गवर्नर भी बोल सकते हैं। तो उसको हरा के और इसने डेक्कन में अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की। हालांकि इनिशियली इसने इंडिपेंडेंट वो नहीं किया था, ये सब कुछ अपने उसके हिसाब से करता था, जैसे कि सब अपनी मर्ज़ी से करता था, पर नाम जो है वो मुग़ल एम्पायर कर लेता था कि हम मुग़ल एम्पायर के अंडर में काम कर रहे हैं। अब 1740 तक जो है इसने परमानेंटली हैदराबाद में सेटल हो गया। ये हैदराबाद से ही ये रूल करने लग गया। और ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि मुगल्स के नाम पे रूल कर रहे थे, पर एक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली कर रहे थे। वहाँ जो भी चीज़ें हैं, कॉइन्स मिंटिंग का काम है या फिर जो ज़मींदारी देने का काम है, असाइन करने का काम है, वो सारा ये इंडिपेंडेंटली करते थे बिना कोई रेफरेंस का वहाँ से मुगल्स का। पर ये कहते थे कि हम मुगल्स के नाम पे रूल कर रहे हैं, हमारे जो ऊपर हैं वो मुगल्स हैं। जो सेकेंड टाइप जो है स्टेट्स का है वो इंडिपेंडेंट किंगडम्स है। ठीक है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले भी इंडिपेंडेंट थे। इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुगल्स के डिक्लाइन के कारण ही इंडिपेंडेंट है, पहले से ही इंडिपेंडेंट थे। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो मुगल्स का कंट्रोल है प्रोविंस में, जैसे देखिए क्या होता था कि कई तरह के प्रोविंस होते थे। यहाँ पर आप मान के चलिए कि मुग़ल एम्पायर है और इसमें कई तरह के प्रोविंस होते थे, जिनमें क्या होता था कि कुछ प्रोविंस ऐसे होते थे जिस पे डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। डायरेक्ट कंट्रोल का क्या मतलब है कि ऐसा है कि वहाँ का राजा कुछ भी इनसे बिना पूछे, मतलब वहाँ के राजा को
प्रॉपरली सस्पेंड करते थे। लेकिन जो दूर दराज के एरिया था वहाँ के राजा को ही अथॉरिटी वो करते थे कि भाई आप जो है रूल करो और बदले में हमें पेशकश दो। ठीक है, पेशकश वगैरह आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या होता है, तो पेशकश वगैरह ये दिया जाता था। ये कोर पेरिफेरी का प्रिंसिपल है, जिसमें आप देखेंगे कि जो पेरिफेरियल एम्पायर्स वगैरह थे वो पेरिफेरी रीजन से ये क्या करते थे कि एक एनुअल ट्रिब्यूट और पेशकश डिमांड करते थे, और उसके एवज में इसको अपनी जो सुजेरनिटी होती है कि भाई आप हमारे अंडर में, हमारे छत्र छाया में रूल कर रहे हैं, वो देता था। तो वो एक वर्चुअली जो है वो क्या होता था कि वो डिपेंडेंट होती थी, पर इन रियल सेंस क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होते थे। अब इन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ को क्या है कि जब मुगल्स कमज़ोर पड़ गए यहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि भाई हम आपके नाम से क्यों रूल करें, हम अलग हैं। तो वो आपने देखा है ना कि हमें अपनों में उसमें मत मिलाइए, हम अलग हैं। ठीक है, तो वो अलग वाले सिचुएशन इनके साथ भी घटी, और ये प्रिंसिपैलिटीज़ अलग फॉर्म में जो है वो एक्ट करने लग गए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि डेक्कन ही होगा। सबसे पहले आप देखेंगे मैसूर। मैसूर अगर आप मैप में देखें तो किस तरफ है, साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ साउथ की तरफ मैसूर है, आप मैप में देख लीजिए आप। और इसमें आप देखेंगे कि जो मैसूर प्रिंसिपैलिटी है ये ओरिजिनली विजयनगर जो प्रिंसिपैलिटी है उसके अंडर में वुडिया डायनेस्टी जो है वो इवॉल्व होती है। कि धीरे धीरे ये पावर में आते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे एक सिचुएशन बनती है साउथ में। ठीक है, साउथ में सिचुएशन बनती है जिसमें आप देखेंगे कि जो अमरनायक सिस्टम होता था, या फिर जो विजयनगर एम्पायर, ये मान के चलिए विजयनगर एम्पायर है, और जो दूर दराज के एरिया होते थे वहाँ पर लोकल जो ज़मींदार होते थे उन्हीं में से एक वुडियार थे। और वुडियार्स ने जो चिक्का देवराय वुडियार है, नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे या मिलान करने के लिए कभी दे दे एग्ज़ाम में। तो खास कर नेट के एग्ज़ाम में, यूपीएससी वगैरह में इतने डेप्थ में तो बहुत कम ही चांस है कि पूछेंगे, पर नेट के एग्ज़ाम के लिए और पीजीटी के लिए आप तैयार रहें कि इस तरह के नाम आपको याद थोड़ा रखना चाहिए। तो चिक्का देवराय वुडियार जो है उसने सबसे पहले इसको एक ऑटोनोमस पॉलिटी के रूप में ये किया। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अब ये वही मैसूर है जहाँ टीपू सुल्तान हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जहाँ टीपू सुल्तान हुआ था और हैदर अली हुआ था, ये वही वुडियार डायनेस्टी है, वही मैसूर किंगडम है। और ये साउथ में आप देखेंगे इनको एक विजयनगर का जो एक वो कहते हैं उसका स्थान लेने वाला जो एम्पायर है वो कहा जाता है, पर हालांकि इतना वो हुआ नहीं था। ये मुस्लिम किंगडम था, ये भी ध्यान रखिएगा। और भी कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, हम अभी बात करते हैं। इसमें अग्रेरियन रिफॉर्म्स किए गए हैदर अली के टाइम में, और हैदर अली के टाइम में अग्रेरियन रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि उन्होंने तालाब खुदवाए, उन्होंने जो भी एग्रीकल्चर में इनपुट्स होते हैं उसको देने की कोशिश की। इस तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। अब क्या है कि अब ऐसा है कि ये पॉइंट्स आप अगर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस पे आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं, आप आगे इसको पढ़ सकते हैं। पर यूजुअली क्या है कि जो जहाँ एमसीक्यू सवाल पूछे जाते हैं वैसे बहुत ज़्यादा स्कोप इसमें नहीं है पूछने का। टैक्स वगैरह से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे, कुछ टर्म्स वगैरह होते हैं ग्लॉसरीज में मेंशन होते हैं, किताबों के में एक ग्लॉसरी होती है, उसमें जो टर्म्स मेंशन होते हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो एमसीक्यूज़ में वो काम आएंगे। एग्रीकल्चर और टैक्स रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, इनसे जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो। अदरवाइज़ इसमें इस पे आपको तभी स्ट्रेस करना है जब आप जो सब्जेक्टिव आंसर है वो लिख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन्होंने किए, उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स किए। और टैक्स रिफॉर्म्स में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि इन्होंने इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं, या इंटरमीडिएटरीज बोलिए उनको, तो जो इंटरमीडिएटरीज होते थे उनको इसने हटा दिया। जैसे क्या होता था कि एक ज़मींदार होता था, अब ज़मींदार होता था और एक राजा होता था, और राजा ज़मींदार से को कहता था भाई तुम टैक्स वसूलो और हमें टैक्स दो, और ये फिर पीजेंट से वो करता था। अब इसने क्या किया कि अपना ऑफिशियल रख के डायरेक्ट पीजेंट से टैक्सेशन करवाने लग गया। आप समझ रहे हैं ना, तो ये लिंक जो है ये लिंक ब्रेक हो गया, ये लिंक ब्रेक हो गया। और इससे क्या होता है कि इनकी इनकम भी बढ़ी। मिलिट्री रिफॉर्म्स में आप देखेंगे कि इसने
अब देखिए फ्रेंच की मदद से अब जब हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जब बढ़ाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें करने के लिए अभी हमने छोड़ रखा है। जब हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट करेंगे ना, तो हम इसका भी एक पार्ट ही कर रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका हम तब करेंगे जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे। और जो बहुत सारे वॉर्स हुए थे साउथ में, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे, और उसमें जो हैदर अली टीपू सुल्तान के वॉर्स हुए थे, उसमें हम कवर करेंगे चीज़ें और भी डिटेल में। अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए आप जानें कि मिलिट्री रिफॉर्म्स यूरोपियन लाइंस पे की गई, ठीक है। यूरोपियंस की तरह इन्होंने भी अपना मिलिट्री को रिफॉर्म कर दिया, और उसको भी इन्होंने वैसे ही जो रैंक होता है यूरोप में, यूरोपियन मिलिट्री में जिस तरह के रैंक थे, वैसे रैंक्स इन्होंने असाइन करने स्टार्ट कर दी। उसके बाद आप देखें कि टीपू सुल्तान के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखें। जैसे टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये अपने आप को क्या कहता था, सिटीजन टीपू, ठीक है। और ये 1789 के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और ये खास के लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ही मतलब अपने समय से बहुत ज़्यादा ये तो था ही, पर क्या है कि इसके अंदर ऐसा नहीं था कि मेडिवल टेंडेंसीज़ नहीं थी। मेडिवल टेंडेंसीज़ अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि जो अच्छा यहाँ इंस्टीड ऑफ शाह आलम्स नेम, इसने शाह आलम जो उस टाइम मुग़ल एम्पायर था, उसके बजाय इसने खुतबा में अपना नाम शामिल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, टर्की का जो खलीफा था उससे रिकॉग्निशन मांगी कि भाई हम यहाँ के राजा हैं, हमें रिकॉग्नाइज़ करो। तो आप देखिए कि जो मेडिवलिस्ट टेंडेंसी है, जो फ्यूडलिज्म की टेंडेंसी है, वो इसके उसमें भी दिख रहा है, थॉट्स में भी दिख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आप देखिए कि कब की बात कर रहे हैं हम, ये लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और 18th सेंचुरी की सोसाइटी वैसी ही थी। तो कुछ मॉडर्न आप देखेंगे आइडियाज़ को फॉलो करता है टीपू सुल्तान, मॉडर्न मिलिट्री रिफॉर्म्स किया इन्होंने, पर कुछ मेडिवलिस्ट टेंडेंसीज भी थी, उसको आप ध्यान रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में कभी एलिमिनेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप ये नहीं करें कि भाई इस तरह की टेंडेंसी नहीं थी टीपू सुल्तान में। तो इन सब चीज़ से थोड़ा सा आप बचिए कि ब्रॉडर जनरलाइजेशन यहाँ ज़रूरी है तो ब्रॉडर जनरलाइजेशन करिए, ब्रॉडर जनरलाइजेशन जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ ब्रॉडर जनरलाइजेशन नहीं करिए। हिस्ट्री में आपको फैक्ट्स इस तरह से तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया जा सकता है, जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से पेश की जानी चाहिए। चलिए अब देखिए कि इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे उसमें हम सेकंड वो देखेंगे, और राजपूत स्टेट्स देखेंगे। तो राजपूत स्टेट्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो अर्ली मेडिवल फेज है, क्या हुआ था अर्ली मेडिवल फेज में, राजपूत का उदय हुआ था। राजपूत एज अ पॉलिटिकल फोर्स अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड में इमर्ज होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मेडिवल फेज है, अब फिर दूसरा फेज आता है जब कॉन्क्वेस्ट होता है, मतलब टर्किश कॉन्क्वेस्ट, बेसिकली जो मोहम्मद गोरी और गजनी का कॉन्क्वेस्ट होता है, पृथ्वीराज चौहान वाला सिस्टम। तो उस समय आप देखेंगे कि जो राजपूत स्टेट्स है वो सब्जुगेट कर दिए गए थे, कुछ राजपूत स्टेट्स जो है सब्जुगेट कर दिए गए थे, कुछ छोटे वो एग्जिस्ट कर रहे थे उस समय। अब यही राजपूत स्टेट्स मुगल्स के टाइम में एक अलग तरह से वो पेश आ रहे थे। मुगल्स ने क्या किया, मुगल्स ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया, कहा कि आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ सत्ता में वो करो, पार्टिसिपेट करो। वो कैसे किया उन्होंने, इनको वतन जागीर ग्रांट करके, मान सिंह वगैरह का अपना नाम सुने होंगे, उसके बदले इनसे पेशकशी ली जाती थी, ट्रिब्यूट लिया जाता था, जो कि सालाना होता था, साल 2 साल पे वो देते थे, और टैक्स के रूप में चाहे जैसे भी दें, पर वो एक ऐसा होता था कि वहाँ पर रूल उसी का होता था, पर वो रूल मुग़ल एम्पायर के अंडर में कर रहे हैं ऐसा बताते थे। तो इस तरह की जो ऑटोनॉमी है वो मुग़ल एम्पायर दे रहा था। लेकिन अब क्या बदलाव आ रहे हैं, आप देखिए कि जो राजपूत स्टेट हैं, अब तो मुग़ल एम्पायर वो पढ़ रहा है,
वीक पड़ रहा है, क्योंकि मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है औरंगजेब के डेथ के बाद 1707 के बाद। तो इस समय क्या होगा कि अब ऊपर से कोई छत्र छाया नहीं है, तो ये अपने आप को ऑटोनॉमी करने की कोशिश करना, ऑटोनोमस करने की कोशिश करेंगे और इंडिपेंडेंट मैनर में खुद को रूल करने का वो करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कि औरंगजेब के रूल को हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके खिलाफ था कि राजपूत, मतलब जो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे आपको यूट्यूब पे या बहुत सारी जगह पर इस तरह से दिखाया जाता है औरंगजेब के बारे में, उसको विलेन बनाया जाता है, एक्चुअली में हिस्ट्री में वैसा सिचुएशन नहीं थी। और औरंगजेब के या फिर जो भी रूलर्स हैं, जो अर्ली टर्किश रूलर्स आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ की मंदिरें उन्होंने ऐसा नहीं इसलिए नहीं तोड़ा था कि उनको यहाँ के लोगों बिलीवर्स से परेशानी थी। बेसिकली क्या है कि उस समय जो प्रॉपर्टी होती थी लोगों को, जो धन होता था, वो मंदिरों में संचय होता था। इस वजह से वो धन लूटने आते थे और इसी कंटेक्स्ट में वो फिर वो टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट कर देते। लेकिन इस समय पॉलिटिकल गेन के लिए भी टेम्पल्स तोड़े गए थे, जिसका हम अभी वो सुनाएंगे आपको। एक कहानी आपको इसके बारे में अभी सुनाएंगे, जसवंत सिंह के बारे में। तो उससे आप इस चीज़ का आकलन करिएगा कि किस तरह से टेम्पल जो डिस्ट्रक्शन होता था उसका जो पर्पस क्या होता था। तो आप देखिए कि जो औरंगजेब होता था उसकी जो उसकी जो डेथ होती है, उसके बाद आप देखिए कि उस समय कोई इंटरवेंशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाता है, कि उसके बाद कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाती है उसको। ठीक है, अब देखिए कि इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जान लें। तो जो मेवाड़ है, जो राजपूत स्टेट ऑफ मेवाड़ है, वो राजा राज सिंह के अंडर डेवलप होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही होता है। देन क्या होता है कि जो जसवंत सिंह है मारवाड़ स्टेट के, मेवाड़ है पहला, दूसरा मारवाड़ है, आप ये ध्यान रखिएगा। जसवंत सिंह मारवाड़ स्टेट के रूलर थे और इनकी डेथ होती है। तो क्या होता है कि जो एक इनहेरिटेंस को लेके वॉर है वो चलते रहता है। अब इनहेरिटेंस को लेके वॉर किस तरह का चलता है, इनका जो सन होता है, मतलब इनके डेथ के बाद क्या होता है कि इनकी एक रानी होती है, इनका नाम शायद रानी हरी होता है ना। आपको इतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप याद कर सकते हैं तो करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी पूछा जाएगा तो फिर आपके लिए एक बैकअप रहेगा। तो रानी हरी जो है वो इनके दरअसल होता क्या है कि जसवंत सिंह के डेथ के बाद इनको एक बेटा होता है। मतलब ये है कि हो सकता है इनकी वाइफ पहले से प्रेग्नेंट हो, तो ये जब मर जाते हैं उसके कुछ ही महीनों बाद इनको एक बेटा होता है। और उस बेटे के नाम पे जो है ये चाहते हैं कि रूल करे इनकी रानी। अब इनकी रानी को रूल करने नहीं दिया जाता है, और जो औरंगजेब है वो इसको रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर देता है, कहता है कि ये लीगल हियर नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कि मारवाड़ स्टेट जो है वो कहीं बाउंड्री पर पड़ता है इस तरह से, और इस तरह से हमेशा जो है जो इन्वेजन्स के खतरे बने रहते हैं। तो ये नहीं चाहता था कि ऐसा कोई राज्य वहाँ एग्जिस्ट करे जो एक छोटे बच्चे के ऊपर, मतलब एक तरह का प्रोटेक्टोरेट हो, कि छोटे बच्चे के नाम पे कोई और रूल कर रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसने, हो सकता है कि शायद इस वजह से इसने उसको रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दिया अजीत सिंह को। ये जो छोटा बच्चा था इसका नाम अजीत सिंह है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इसने इसको रिकॉग्नाइज़ करने के बजाय इसने इंदर सिंह को वो किया, इंदर सिंह को यहाँ का रूलर नियुक्त किया। अब इससे जो है वो परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? अब देखिए कि जब ऐसा सिचुएशन बना कि जो रूलर है वो औरंगजेब के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, जबकि उसका लीगल हियर जो है वो कोई और था।
तो इसलिए यहाँ सिचुएशन ऐसी बनी कि रानी हड़ी ने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ आप टेम्पल डिस्ट्रक्शन करो चाहे जो करो, कि हमें ही रिकॉग्नाइज़ करो। ये स्टेटमेंट था उनका। आप देखिए कि मतलब उनके द्वारा ही इनवाइट किया जा रहा है कि आप टेम्पल डिस्ट्रक्शन करिए। तो आप देख रहे हैं कि इसके कैसे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक मेडिवलिस्ट रूलर को किस तरह से यहाँ पोर्ट्रे किया जाता है। हम किसी के पक्ष एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन की जाती है। ओके, तो अब देखिए इसके बाद सवाई जयसिंह हैं जिन्होंने अम्बेर से रूल किया और इन्हीं के नाम पे वो जयपुर सिटी जो है ना वो मतलब इन्हीं के नाम पे वो की गई है। इसके अलावे आप देखिए कि जो राजपूत स्टेट्स थे उनका कंटिन्यूअस जो है वॉर वो मराठास से चलता रहता था। आपको पता है कि इस समय तक मराठास भी पावरफुल बन चुके थे इस पर्टिकुलर एरिया में, और ये हमेशा ही इनकर्जन्स इधर 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 चारों तरफ करते रहते थे। और इस वजह से क्या होता है कि और भी जो छोटे मोटे राज्य हैं जैसे जयपुर है, बूंदी है, कोटा, मतलब वही कोटा है आज वाला कोटा जहाँ पर वो IIT वगैरह की तैयारी करने जाते हैं बच्चे, उदयपुर, गोंड, देवगढ़ का, तो ये सारे और भी छोटे मोटे राजपूत स्टेट्स थे आप इस टाइम पीरियड में। तो आप ये सब ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो न्यू स्टेट्स हैं, जो रिवील स्टेट्स जिसको कहा जाता है कि जो मुग़ल एम्पायर के खिलाफ सेटअप किए गए थे ज़बरदस्ती, उनमें से मराठा एक था। देखिए मराठास के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हालांकि मराठास पे अगर हम क्लास लेंगे ना तो पूरा एक क्लास उसी पे चला जाएगा। तो हमने ये कोशिश की है कि आपको बहुत ही कम समय में ये करा दिया जाए कि 10-15 मिनट में आपको ये पूरा जो सिचुएशन है वो समझ में आ जाए। देन उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, अफ़गान्स वगैरह के बारे में भी देख सकते हैं। तो मराठास शुरू से ही एक फॉर्मिडेबल चैलेंज नहीं थे। मतलब ऐसा था कि इस पर्टिकुलर रीजन में, अब छोटा सा मैप हम फिर से बनाएंगे आपके लिए। तो इस पर्टिकुलर कल से हम क्या करेंगे ना, एक मैप इंस्टॉल कर लेंगे अपने उसमें, ठीक है। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। अब देखिए कि वेस्टर्न इंडिया में ना इस पर्टिकुलर रीजन में मराठास एक छोटे सी प्रिंसिपैलिटी के रूप में उभरती है अंडर शिवाजी। कब? ये करीब मान के चलिए ना लास्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी की बात है, मतलब 60-70s के आसपास की बात है। तो इस समय क्या होता है कि इस समय आप देखिएगा कि जो विजयनगर है और बहमनी है, तो बहमनी टूट के बीजापुर, गोलकोंडा इन सब में टूटता है। उसी में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है बीजापुर, जो कि एक मुस्लिम जो है वो प्रिंसिपैलिटी थी। उसके खिलाफ इस पर्टिकुलर रीजन में इसने अपना डोमिनेंस बढ़ाया धीरे धीरे। और मुगल्स तो थे ही, मुगल्स तो हमेशा से ही इसके इनमें रहे हैं। तो अब देखिए कि इसके बाद इनके दो बेटे थे संभाजी और राजाराम, इन्होंने रूल किया। छोटी सी प्रिंसिपैलिटी थी, अभी बहुत छोटी सी, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ था तब। और 1699 में राजाराम की डेथ हो जाती है और इनकी जो क्वीन है उनमें से एक ताराबाई थी। और ताराबाई ने अपने सन शिवाजी के नाम पे, शिवाजी 2 के नाम से जो है वो रूल स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे 1699। अब 1699 का एक वैल्यू है इस टाइम पीरियड की, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। और औरंगजेब की डेथ होने के बाद क्या होता है कि साहू जी महाराज को रिलीज़ कर दिया जाता है 1708 में। और साहू जी महाराज को जब रिलीज़ किया जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि अब तो ऑलरेडी इन्होंने क्लेम कर दिया शिवाजी 2 के नाम से, इनकी जो वाइफ थी राजाराम की, ताराबाई। लेकिन साहू जी महाराज कह रहे हैं कि जो लीगल हियर है वो हम हैं, वो कह रहे हैं शिवाजी का जो पोते हैं वो तो हम हैं। तो इस तरह से क्या है कि इन दोनों के बीच में, साहू जी के बीच में और जो ताराबाई है इनके बीच में लगातार स्ट्रगल चलता है। और ये स्ट्रगल ट्रीटी ऑफ वरना के रूप में 1731 में ख़त्म होती है, जिसमें जो कोल्हापुर का राज्य है वो शिवाजी 2 को दे दिया जाता है। तो आप प्रीलिम्स के फैक्ट के रूप में आप इसको ध्यान रखें, या फिर यूजीसी नेट के लिए आप ये ध्यान रखें कि ये जो कोल्हापुर स्टेट है वो शिवाजी 2 के नाम पे दे दिया गया था ट्रीटी ऑफ वरना के तहत 1731 में, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए, हालांकि साहू जी ने उनको हरा दिया था, और उसके बाद आप देखिए कि इस समय ना आप देखिए कि कंटिन्यूस जो मराठास थे, मराठास का क्या था सिस्टम कि उनका मेडिवलिज्म जो आउटलुक था वो ऐसा था, लूट एंड प्लंडर की थी। जैसे इधर उन्होंने अटैक किया, यहाँ लूट लिया, इधर अटैक किया, यहाँ लूट लिया, इधर अटैक किया, यहाँ लूट लिया। तो उनका बेसिकली जो काम चलता था वो लूटपाट के काम से ही, पैसे से ही चलता था। और लूटपाट के पैसे के बजाय और क्या करते थे वो वहाँ के पर्टिकुलर रीजन के जो रूलर होते थे उससे चौथ और सरदेशमुखी की डिमांड करते थे। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी क्या होता था, ये दो तरह के टैक्स होते थे। चौथ मतलब 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। तो इस तरह से वो ये टैक्स के रूप में चौथ और सरदेशमुखी वहाँ से डिमांड करते थे। इस बीच में क्या होता है कि जो कंटिन्यूस वॉरफेयर होता है, कंटिन्यूस वॉरफेयर के कारण क्या होता है कि इस रीजन में हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। इंस्टेबिलिटी कहने का मतलब कि हमेशा जब वॉर होगा, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, तो कौन आएगा इधर से यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो इस तरह से सूरत जो है एक इम्पॉर्टेंट मेजर पोर्ट था उस समय, सूरत का डिक्लाइन हो जाता है। सूरत जो है वो अब बहुत बड़ा जो है ट्रेड सेंटर के रूप में अब नहीं रहा। हालांकि इसका ये भी कारण है कि इधर बंगाल का जो है वो उदय हो जाता है और बम्बे का उदय होता है बाद में चल के, तो वो रीजन अलग है। पर आप देखिए कि इंस्टेबिलिटी के कारण अभी से ही सूरत का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक चीज़ और होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। हमने यहाँ पर BOP3 लिख दिया है। आप इससे क्या समझेंगे, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था ये? 1761 में। किसके बीच हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें मराठास को बहुत क्रशिंग डिफीट मिला, और क्रशिंग डिफीट ऐसा मिला कि इसके बाद मराठास दोबारा खड़े नहीं हो पाए। मतलब जो एक ग्लोरी ये लेकर चलना चाहते थे कि पूरे एक पैन इंडियन एम्पायर बनाए, वो ग्लोरी दोबारा से इनको कभी मिल नहीं पाई। और इसके बाद ही इसके साथ ही आप एक और वर्ड पढ़ेंगे, बैटल ऑफ वांडीवास, जो आप बैटल ऑफ वांडीवास ये थर्ड कर्नाटिक वॉर था। थर्ड कर्नाटिक वॉर था ये, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का थर्ड कर्नाटिक वॉर था। ये दोनों जो वॉर्स थे ना, और एक और वॉर था बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। प्लासी एंड बक्सर ये कब हुआ था? 57 में, 1757 एंड 64 में, 64-5 में। तो आप देखिए कि ये जो कुछ बैटल्स है इसमें क्या हुआ कि अब इसमें मराठास चले गए, इसमें फ्रेंच चले गए, इसमें जो लोकल बंगाल रूलर था वो चला गया, प्लस कौन चले गए? मुगल्स अब से क्या है, अब से रेसिडेंट बन के रह गए कि भाई हम दिल्ली में ही रहेंगे, वो चांदनी चौक से पालम के बीच, और वहीं जो भी ये करना वो करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा ये जब मैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पढ़ाऊंगा, मतलब अपने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी चीज़ के ऊपर होगा। तो इन बैटल्स के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश एक मेजर पावर के रूप में डेवलप होते हैं, इमर्ज होते हैं, और जो भी एस्पायरिंग पावर्स थे वो यहाँ के बाद डिक्लाइन हो जाते हैं। हालांकि सिख वगैरह का रिवोल्ट आगे चलता है, सिख एंग्लो सिख वॉर्स होते हैं, तो वो ऐसा हम डील करेंगे नेक्स्ट फेज़ में। लेकिन अभी के लिए आप देखिए तो बहुत सारी जगह जो है आप देखिए, एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि भाई इतने सारे एम्पायर शॉकिंग बैटल्स जो है वो यहीं पर क्यों हुए, जो बैटल ऑफ पानीपत है, तो पानीपत में ही क्यों हुए? तो आप देखिए कि पानीपत ऐसी जगह है, दिल्ली के पास है, प्लस दिल्ली से कोई भी सामान कैरी करना आसान है, खास के वॉर हेड्स वगैरह जो भी हैं वो वॉर की चीज़ें, और सेना वगैरह को भी यहाँ से जो ले जाना होता है वो बहुत आसान होता है। प्लस वो एक फ्लैट सरफेस है, वहाँ वॉर लड़ना आसान है। और एक चीज़ और है कि इधर से आने वाले जो भी इन्वेडर्स हैं वो एक मीटिंग ग्राउंड भी वहीं पर वो बन पाती है, नेचुरल मीटिंग ग्राउंड जो है वो होता है। इसलिए 3 बैटल जो है पानीपत में हुए। और आप कमेंट करके बताएं, थर्ड को तो मैंने बता ही दिया, अहमद शाह अब्दाली और जो मराठास है उनके बीच हुआ था। फर्स्ट और सेकंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, और विक्टोरियस कौन रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए कि
एक सवाल पूछा जाता है कि भाई इतना सारा जो सिस्टम है, इतने सारे इतने फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में मराठास वो करते हैं, तो ऐसा क्या होता अगर मराठास नहीं हारते थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और अगर मराठास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जीत जाते तो फिर क्या होता? तो फिर क्या होता भाई, वो फोर्थ बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते, यही होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि इनकी जो आउटलुक थी वो एक मेडिवलिज्म की तरफ थी। ओके, एक मेडिवलिस्ट आउटलुक थी, लेकिन ब्रिटिशर्स का एक मेडिवलिस्ट आउटलुक नहीं था। ब्रिटिशर्स जो एक क्या होता है कि जो इनका सिस्टम होता है कि जैसे ये इनका जो मराठास हैं, इनका सिस्टम कैसा था? इनका फ्यूडल नेचर था। अभी भी ये लूटपाट कर रहे हैं और चौथ और सरदेशमुखी का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? ये फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। एक तो ये कैपिटल नेचर का है, कैपिटलिस्ट नेचर के हैं। तो एक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसका आप देखिए तो उसका कॉन्फ्लिक्ट था, और उस कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा एक एडवांस सिस्टम होता है, वही जीतती है। ये कभी नहीं जीत पाते आगे कभी भी। अगर इस बार जीत भी जाते तो चौथे में हार जाते, पाँचवें में हार जाते, कभी ना कभी इस आउटलुक के साथ ये हारते ही। तो इस तरह से आप देखिए कि जो मराठा है इनकी कॉन्फेडरेसी आप 1670-80 आते आते जो है वो ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। सॉरी 1770-80 के आसपास जो है आते आते ये ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। ओके, फिर आप इनके जो लेगेसीज़ हैं शिवाजी का और इनका, वो आप देखेंगे आगे चल के जो काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट होता है और जो गणपति वगैरह की जो वो पूजा होती है, वो सब स्टार्ट होता है बाद में, जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है तब उसकी बात हम नेशनल मूवमेंट में करेंगे। ओके, अभी फिर हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप देखेंगे, इनका जो डिक्लाइन हुआ वो और भी किस वजह से हुआ? क्योंकि ये कॉन्फेडरेट स्टेट थे, बहुत सारे छोटे छोटे ना राजा मिलके एक कॉन्फेडरेसी बनाते थे मराठा का। और इसमें क्या होता था, कभी ये राजा इसके खिलाफ होता था, कभी ये राजा इसके खिलाफ होता था, कभी ये इसके खिलाफ, कभी ये इसके खिलाफ। तो एक कॉन्स्पिरेसी और काउंटर कॉन्स्पिरेसी चलती रहती थी इनकी, और फैक्शनलिज्म होता था कि भाई तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे साथ रहो। तो इस तरह से जहाँ भी बहुत सारे पावर सेंटर ऑफ पावर होंगे वहाँ ये निहित है कि वो एक जगह एकजुट होने की कोशिश करेंगे, अपने अपने इंटरेस्ट के अलॉन्ग जो है वो एकजुट होना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए ये एक वीक जो है वो सिस्टम बन गया आगे चल के। शुरुआती में यही इसकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन आगे चल के आप देखिए कि वीक हो जाते हैं। जब हम वो देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स देखेंगे तो देखिएगा कि कैसे इन्होंने सब्सिडरी अलायंस इन पे इम्पोज किया, और होलकर्स और सिंधियाज वगैरह का क्या रोल था उसमें, हम उधर बात करेंगे। बहुत सारी बातें करने के लिए है अभी। नेक्स्ट अभी हम सिख के बारे में देखते हैं, सिख स्टेट के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। तो सिख है और उसके बाद जाट स्टेट्स, दो और स्टेट्स रह रहे हैं दो तरह के। हालांकि इसके अलावा अफगान्स वगैरह भी थे, है ना, तो हम उसको डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना करेंगे तो फिर वो 3 घंटे का लेक्चर बनेगा। अब देखिए तो सिख, आप देखिए कि सिख परंपरा जो है वो कब स्टार्ट होती है? तो 15वीं सेंचुरी के आसपास स्टार्ट होती है। वो कुछ 1467 वगैरह में गुरु नानक का जो है जन्म होता है। एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान है, कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए कि गुरु नानक का डेट ऑफ बर्थ, वो ईयर ऑफ बर्थ क्या है। ओके, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, पर आप बस बता दो। तो 15वीं सेंचुरी के एंड में या फिर 16वीं सेंचुरी के इनिशियल्स में क्या हुआ कि गुरु नानक जो है ने गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह लिखा, और सिखिज़म के जो स्थापना है वो बेसिकली होती है। कैसे होती है सिखिज़म की स्थापना? बेसिकली एक सूफी मूवमेंट था। सूफी मूवमेंट क्या होता है? सूफी मूवमेंट हम आपको मेडिवल जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इसमें जो भक्ति और सूफी मूवमेंट हम चर्चा करेंगे तो इसमें डिवोशनल वर्शिप है। ओके, यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप भगवान को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये कह रहे हैं बेसिकली जो अल्लाह है उनको, तो अल्लाह भगवान जो भी हैं उनको अब जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं करना है, जो पूजा है वो मन से करना है। ओके, तो इस तरह से आप देखिए कि एक सूफी मूवमेंट भक्ति मूवमेंट का पार्ट था जिसमें गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा, और उसमें ये कबीर के कंटेम्प्रेरी ही थे। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरह से सिखिज़म के स्टार्ट होती है। और सिखिज़म में ये पहले गुरु माने जाते हैं। ओके, पहले गुरु माने जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि सिखिज़म में एक चीज़ और है कि शुरुआती के दिनों में ना मुग़ल से इनका कोई वो परेशानी नहीं थी। ठीक है, यहाँ मैं बिठाता हूँ, यहाँ लिखूँगा मैं।
इनिशियली जो है मुग़ल से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि भाई आप इनके खिलाफ़ हैं या इनके साथ है, उस तरह की कोई सिस्टम इनके साथ नहीं थी। लेकिन जब परेशानी है वो कब स्टार्ट हुई, वो 1675 के बाद स्टार्ट होती है। जो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो एक बहुत लंबे अरसे के बाद स्टार्ट होती है। और देखिए ना भाई, इसी समय बाबर यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित कर रहा है 1526 में। ओके, अब देखिए कि इसी समय ये गुरु ग्रंथ साहिब लिख रहे हैं और इसी समय अब जो डेवलपमेंट है इंडिया में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो हो रहा है। तो इस समय कोई किसी को क्या ही परेशानी होगी। जो नया व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अपना आधिपत्य जमाने की सोच रहा हो, वहाँ के लोगों से शुरू में क्यों कॉन्फ्लिक्ट करेगा? आम जनमानस से तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा ना। तो इसलिए अब देखिए कि इनिशियली प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जो है 1675 में स्टार्ट होती है जब औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो है गुरु तेग बहादुर को एक्सक्यूट किया जाता है। ओके, एक्सक्यूट मतलब किनको? गुरु तेग बहादुर, जिनके नाम पे जीटीबी नगर है, ठीक है ना, जीटीबी नगर दिल्ली में। तो इनको एक्सक्यूट कर दिया जाता है, मतलब इनकी हत्या की जाती है। जो बेसिकली जो स्टेट के द्वारा हत्या किया जाता है उनको एक्सक्यूशन कहते हैं। तो जो गुरु तेग बहादुर है, इनकी हत्या की जाती है। और ये 9वें गुरु थे। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी हो सकता है पूछ दे आपसे कि कौन से गुरु थे। 9th गुरु थे ये, ठीक है। इसके बाद होता है क्या कि जो आनंदपुर है, ये फैक्ट इसमें लिखा हो या नहीं, यहाँ पर देखिए, नहीं इसमें नहीं लिखा है मैंने। सारे फैक्ट्स ना मैंने पीपीटी में नहीं लिखे हैं। तो आप साथ में अगर क्लास कर रहे हैं तो पॉसिबल हो तो आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि वो सही तरीका होता है पढ़ने का। आप बेटर ये होगा कि एंशिएंट का एक अलग से कॉपी बना लें, मिडिवल का कॉपी अलग बना लें और मॉडर्न का कॉपी अलग से बना लें, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो चलिए, तो जो आनंदपुर है इसको इन्होंने वो कर लिया, ठीक है। जो सिख के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, इन्होंने एक्वायर कर लिया, ठीक है। कुछ 1700 के आसपास ना, मान के चलो मोटे तौर पे 1700 के आसपास इन्होंने आनंदपुर को वो कर लिया। कब? जब औरंगजेब जो है वो डेक्कन में बिजी था। आपको पता है कि औरंगजेब अपने लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट साउथ के वॉर्स में उसने फाइनेंस किया, ठीक है। तो साउथ के वॉर्स को वो ऐसा करने में मतलब वहाँ से कुछ गेन भी नहीं हुआ और लॉस भी बहुत सारा नॉर्थ में हो गया उसको, कि साउथ में उसको एक्सपेंशन करना था। साउथ में एक्सपेंशन करते करते क्या है कि नॉर्थ के एरियाज़ उसके हाथ से निकल गए। तो इसी प्रक्रिया में आनंदपुर जो है एक छोटा सा हिल टाइप का एरिया है पंजाब के एरिया में, तो उसको इसने वो कर लिया, लेकिन बाद में इसको लौटा दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसी समय आर्म्ड रेसिस्टेंस स्टार्ट होता है। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख के गुरु थे, 10वें और आखिरी थे, ये ध्यान रखिएगा आप भी। तो इन्होंने ये रहा, देखिए 1699 में ना खालसा पंथ की स्थापना की, ब्रदरहुड की स्थापना की, और यहाँ से एक आर्म्ड रेसिस्टेंस स्टार्ट होता है। इससे पहले बेसिकली वो था, एक ऐसा था कि प्रॉब्लम थ्रेट जो है मुगल्स को होती थी, तो वो एक्सक्यूट कर देते थे इनको, पर अभी वो नहीं कर रहे थे। अभी ये रिफ्यूज़ कर रहे थे कि भाई हम ऐसे थोड़ी मर जाएंगे, कि हम मारेंगे तो 4 को तब मरेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आर्म रेसिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। इस सीज ऑफ आनंदपुर की हमने बात की, इसको दोबारा से वापस कर देते हैं वो। तो औरंगजेब की जब डेथ होती है ना, तब सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव होती है, और जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो बहादुर शाह से मिलते हैं 1708 में। और 1708 में वही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि आनंदपुर को वापस कर देते हैं ये 1708 में। पर क्या होता है कि इसी समय इनकी हत्या हो जाती है गुरु गोविंद सिंह की, और इसके बाद बंदा बहादुर जो है, तो बंदा बहादुर जो है वो चार्ज जो है वो लेते हैं, और इसके बाद इनको भी एक्सिक्यूट किया जाता है 1716 में। ओके, इसके बाद की कहानी जो है ना, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जो कॉन्क्वेस्ट वाला सेक्शन है, जिसमें एंग्लो सिख राइवलरी के बारे में है, उसमें हम डिटेल में करेंगे जो स्ट्रगल हुए हैं उसमें। अभी हम बेसिकली इसको मुगल्स के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं। तो मुगल्स का जो ये है वो, उसके बाद ये शेलसॉक में चले जाते हैं। उसके बाद फिर बहुत कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता, छोटे छोटे वो। अब देखिए कि इसमें मिज़ल्स के रूप में ये
ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मिसल्स एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिनोट करते हैं और उस हिसाब से ये बटे होते हैं। और छोटा सा राज्य एग्जिस्ट करता है अभी भी, बाद में भी करता है। और फिर आप देखिएगा कि वो जो एंग्लो सिख राइवलरी होती है, एंग्लो सिख वॉर्स होते हैं, उसमें फिर आगे की चीज़ें हम देखेंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं जाट स्टेट्स के बारे में। ओके, तो भाई इधर कोई जाट हो तो मुझे धमकी वमकी मत दे देना, जो हिस्ट्री में लिखी है वही मैं पढ़ाऊँगा। तो जाट स्टेट्स जो है वो आप देखिए कि ये कौन सी एरिया में थे बेसिकली। ये दिल्ली से लेके जो दिल्ली से अलीगढ़ और ये मेरठ वाला एरिया है, ये पूरा मतलब वैसा था कि दिल्ली, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, ये सारा जो रीजन है ना, ये जाट यहाँ पर जाट्स वगैरह जो है वो ये थे। और ये बेसिकली ना एग्रीकल्चरलिस्ट कम्युनिटी थे, दिल्ली टू मथुरा इस रीजन में थे। और इस रीजन में क्या थे, ये बेसिकली जो है ये एग्रीकल्चरलिस्ट थे। खेतीहर थे। ओके, तो अच्छा एक चीज़ और कि बहुत सारे जाट्स जो है वो सिखिज़म में कन्वर्ट हुए थे। ये भी आप देखिए, खत्रिय वगैरह और भी बहुत सारे कास्ट हैं जो सिखिज़म में हैं, वो बेसिकली पहले जाट थे। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। सिख कहते हैं तो ऐसा नहीं कि जाट्स जो कन्वर्ट हुए हैं उनको भूल जाएंगे हम, उनको इसमें शामिल नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि जो जाट स्टेट है ना, मतलब ऐसा था कि जो 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी में हम हमने क्या कहा कि 1707 में जो औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और अगले 12-13 साल में करीब 6-7 रूलर्स आते हैं और जाते हैं। और इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, जो जाट स्टेट ऑफ भरतपुर है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। राजाराम और चूड़ामन नाम के 2 व्यक्ति करते हैं। और ये औरंगजेब के टाइम में ही ना रिवोल्ट होते हैं, कुछ 1679 में है। आप देख लीजिएगा इसका ना टाइम पीरियड, जाट रिवोल्ट करके टाइप करिएगा ना तो आ जाएगा, गूगल में ही टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में आप ढूंढिएगा तो बहुत समय लगेगा इसमें। तो 60-70s के दशक में ही ना एक बार रिवोल्ट हुआ था, और शायद एक बार 67 में हुआ था। ठीक है, 1667 में। तो 2 बार रिवोल्ट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस जो है घोषित कर दी, क्योंकि औरंगजेब तो भाई बाहर बिजी था। औरंगजेब के मरने के बाद इसके छत्र छाया जो है वो हट गई पूरी तरह से, और ये फिर आज़ाद हो गए। और इन्होंने क्या कहा कि भाई अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। और इनका कंसोलिडेशन जो है वो सूरजमल के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है ना। आप देखिएगा कि बहुत सारे जगह सूरजमल मार्ग है, सूरजमल ये है, सूरजमल वो है, तो वो एक जाट प्राइड है। सूरजमल एक जाट प्राइड है। तो उनका आप देखिएगा ये टाइम पीरियड है रूलिंग का 1756 से 63। कभी भी हो सकता है आपसे कभी भी वो क्रोनोलॉजी और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ना आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1756-63 के बीच में वो कंसोलिडेशन कर रहे हैं। और इन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीलिम्स यूपीएससी का दे रहे हैं तो, या फिर अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो, इन्होंने मराठास को ना सपोर्ट किया था 3rd बैटल ऑफ पानीपत में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए अदर स्टेट्स में अफ़गान स्टेट्स हैं। अफ़गान स्टेट किनके ये हुआ था, अफ़गान स्टेट बेसिकली जो पाकिस्तान का वेस्टर्न एरिया है ना उस तरफ था। और उसमें आप देखिए कि जब नादिर शाह का इन्वेजन होता है ना, उसके बाद अफ़गान स्टेट का जो है वो पतन होने लगता है। फिर एक और स्टेट है रोहिलखंड का आप एरिया देख लीजिए, उसमें आप देखिए कि अली मोहम्मद खान के द्वारा जो है वो किया गया था। जस्ट इन केस कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, फ़र्रुखाबाद है, फ़र्रुखाबाद, अहमद खां, बंगश। इनके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो इतनी बात आपको जाननी थी आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हमने कवर किया है कि हमने पहले कहा था कि ये मुगल डिक्लाइन नहीं है, ये सक्सेसर स्टेट्स आते हैं, सिर्फ बेसिकली सत्ता का हस्तांतरण वाला फेज है। ऐसा नहीं है कि ये डार्क एज है, उसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाया है कि जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, छोटे राज्य टुकड़ों में बढ़ रहे थे, उन्हीं को हमने आज पढ़ा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये हमारा बड़ा लेक्चर होने वाला है। और बड़ा लेक्चर इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने ऊपर जो पढ़ा है
तो मैसोर वर्ड पढ़ेंगे, फ्रेंच वर्ड पढ़ेंगे, सॉरी जो कैनेटिक वर्ड हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसमें एंग्लो सिख राइवलरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेपाल वगैरह से वॉर हुआ था 1814 वगैरह में, उसको देखेंगे। तो बहुत सारे वॉर्स हैं। उसके बाद अफ़गान वॉर्स को देखेंगे। ओके, तो जो एक टाइम पीरियड है जिसमें फाउंडेशन हो रहा है ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ पर इंडिया में, उसको हम देखेंगे। और इसमें बहुत हो सकता है हमारा ये 1.5 घंटे का लेक्चर हो, तो एक समय वाला लेक्चर होगा। और इसको हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और अभी के लिए रहने देते हैं इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कभी भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप उन वीडियो को ईजिली एक्सेस कर पाओ। बिकॉज़ हम डेली वीडियो बना नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा कंटेंट और वो पीपीटी वगैरह का सिस्टम है, समय उसके लिए निकालना पड़ता है, 3-4 घंटे समय निकालना पड़ता है। उसके बाद ही आपके लिए ये पीपीटीज बन पाती है, कि कोई और नहीं है हेल्प करने के लिए। तो सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियोस तो रोज़ नहीं डल पाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप जो क्वेरीज़ हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, ऑप्शनल का हो या जीएस का हो, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट अभी हम आपका वो पेपर भी चेक कर लेंगे समय निकाल के। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप आंसर राइटिंग करें तो यू विल स्टार्ट दैट एज वेल। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, कीप लविंग।